हेलो ऑफिसर्स। सो दिस इज़ पेपर डी। यूपीएससी का पेपर हो चुका है, थोड़ा सा टफर साइड पे था, बट एट द सेम टाइम आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपका कोर्स सिलेबस एंड द न्यूज़पेपर, यही आपका हथियार बन सकता था, क्योंकि और कुछ करने का ऑप्शन भी नहीं है। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि अपने कोर्स सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ें, जो भी PYQ थीम्स हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। उसके अलावा कोचिंग के नोट्स की जगह आप अगर न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंट होना शुरू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एनीवे, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ये सेट डी है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे एमएसएमई की जो डेफिनेशन है ना, ये 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया था, तो 1 गलत है। और दूसरा यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, ऑल्दो 99% केसेस में ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आरबीआई की वेबसाइट पे स्ट्रेट लिखा हुआ है दैट all bank loans to MSME conforming to the conditions prescribed therein qualify for the classification under priority sector lending. So conforming to the conditions prescribed therein is problematic. अब यूपीएससी इसको क्या इंटरप्रेट करेगा उसके बेसिस पे वो आंसर की देगा, बट अगर हम उसको मान लेते हैं कि अगर वो 4 वर्ड हटा देते हैं तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 90% केसेस में बी होगा, 10% यूपीएससी के ऊपर वो डी भी मान सकता है, और हम और आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद देता है यूपीएससी, वहां पे सारा कुछ, सारा माजरा, सारा जो खेल है वो खत्म हो जाता है। तो मान के चलिए बी होगा। एनीवेज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, इसका आंसर सी होगा। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो आप पेमेंट कर सकते हो बिना किसी यूएस डॉलर स्विफ्ट सिस्टम के रहते हुए। और दूसरी बात यह है कि डिजिटल करेंसी में ऐसा है कि क्योंकि बैंक दे रहा है तो बैंक बोल सकता है आपको इतने टाइम में यूज कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या है, ये इस पर बहुत कंट्रोवर्सी भी उठ रही थी कि भाई तुम भैया बैंक होकर हमको दे रहे हो, फिर तुम बोल रहे हो कि हमें इसी टाइम के अंदर यूज करना पड़ेगा। तो इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो लेकिन इसका आंसर लेकिन सी होगा। बीटा इसका सीधा सीधा आंसर है। इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ ए स्टॉक टू चेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। 4 का आंसर देख लेते हैं। 4 का आंसर जो है वो होगा आपका बी, ओनली 2, क्योंकि सेवा जो है, ये देखो जो सेवा है वो एसएचजी के जो ओरिजिन में के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे नाबार्ड है। तो इट इज़ नॉट एसबीआई बट दी नाबार्ड। और 2 और 3 लेकिन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। उसके बाद आ जाते हैं कुछ स्टेटमेंट नंबर 5। देखो ये तो स्टेटमेंट नंबर 5 इट्स बहुत आराम से आप कर सकते थे। इंडिया का पब्लिक सेक्टर जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये क्यूरेटिव केयर पे आज भी डिपेंडेंट है। आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, और आपको ये भी पता है कि स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द हेल्थ सर्विसेज, बिकॉज पब्लिक हेल्थ तो देखो स्टेट सब्जेक्ट है। बट ये रियल रीजन नहीं है, इसलिए कि भैया ये क्यूरेटिव केयर के पीछे हम पड़े हुए हैं। तो देखो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आ जाते हैं 5 पे। देखिए यूएन की रिपोर्ट आई थी। यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 26% के आसपास वाटर, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है। तो 1 तो सही है, लेकिन 2 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वाटर जो एक्सट्रैक्ट करता है ना, इसमें से 80% तो इरिगेशन में यूज हो रहा है, 8% ड्रिंकिंग के लिए यूज हो रहा है, 12% इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए यूज हो रहा है। तो ये गलत है, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो सी इज द राइट आंसर फॉर 6। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 355 में दिया हुआ, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये दोनों गलत है। देखो पोटा में तो आपके अगेंस्ट में एविडेंस एज एन एविडेंस यूज कर सकता है, तो जो पुलिस के सामने बोलोगे वही एविडेंस है, वही सत्य है। और ये ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ पे दिया नहीं कि भैया हम तुमको एक्सटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ओनली 1 इज द राइट आंसर 7 का। 8 ये जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उन्होंने आराम से कर लिया होगा। इसका सीधा सीधा आंसर सोमालिया है, वहीं पे फेमिन की दिक्कत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये की दे आर की टू रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही बात है। यहां पे देखो इंडिया बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एट द लोकल लेवल आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। तो ये 3 टायर इंप्लीमेंटेशन है। 2 भी सही है, क्योंकि बीएमसी में लेवी चार्जेस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्सेसिंग और कलेक्टिंग any biological resource for commercial purpose from areas falling within its territorial jurisdiction. So ये भी सही होगा, तो सी सही हो जाएगा। तो ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, 10 में यहाँ पे देखो नॉमिनेटेड मेंबर्स तो ऐसे भी इलेक्टोरल कॉलेज में यूज नहीं होते, तो 1 तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखो हायर नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वोट वैल्यू वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट, ये गलत है, क्योंकि वो एक प्रपोर्शन है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। वो प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपके केस में क्या होने वाला है, तो ये गलत हो जाएगा। और एमपी का जो वैल्यू वोट है
ये कम है केरला से, क्योंकि एमपी में जो वैल्यू वोट है ना वो 131 है और केरला में 152 है, तो 3 गलत होगा, लेकिन 4 सही है। पुडुचेरी में जो ये सॉरी एमएलए में एमपी बोल गया, एमएलए है ये, और पुडुचेरी में वैल्यू जो है 131 है, और उसके अलावा केरला में पुडुचेरी में 16 है और अरुणाचल में 8 है, तो इसके चलते इसका आंसर होगा ओनली 1। अब आ जाते हैं 11 में। देखो ये मैप 13 जो हमने प्रैक्टिस किया था फ्री मैराथन में और पेड में भी था, तो कौन से लोग यूक्रेन से लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसका आंसर जो है, देखो आपको बता दूं कि बेलारस, हंगरी, मोल्डोवा, पोलैंड, रोमानिया, रशिया एंड स्लोवाकिया उसको लैंड बाउंड्री बनाते हैं। इसमें से 2 ही ऑप्शन दिया है, दैट इज द हंगरी एंड दिस रोमानिया, तो इसलिए ओनली 2 इसका आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। अब 12 पे आ जाते हैं। ये एनसीईआरटी से किया जा सकता था। विथ रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका आंसर ये होगा, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं 13 में। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। नहीं, ये गलत है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रिच में दे आर नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बट ये सही है। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली, सो 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, सो डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं इसमें, द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। ऐसा नहीं है। देखो जो डिफरेंस है ना उनके बीच में, वो विंटर में ज्यादा होता है, और जो समर है समर में कम होता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड सरफेस। सो 14 का जो आंसर है इट्स डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब आते हैं 15 का। इन द सिस्मोग्राफ, ये देखो सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पी वेव्स पहले रिकॉर्ड होती है क्योंकि वो तेज चलती हैं। उसके अलावा 2 भी करेक्ट है क्योंकि आपके पी वेव में टू एंड फ्रो मोशन होता है और एस वेव में इट इज़ परपेंडिकुलर। सो सी, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का परपेंडिकुलर नहीं है, ये आपका ऊपर नीचे वाला परपेंडिकुलर है, तो 15 का सी होगा। 16 में आ जाते हैं। 16 में देखो यार, यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक जो भी लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं लगा सकते, देखो ये थोड़ा सा क्या है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है ना जनरली एक्सेप्शंस होते हैं। कम जगह पे आप लगा सकते थे बट यहाँ पे आपका चल सकता था क्योंकि आप एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे चल जाती है। देखो नन ऑफ देम आर यूजेस सी वाटर, नन तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे श्री दामोदरन संजीवैया थर्मल पावर प्रोजेक्ट नेल्लोर में है, ये सी वाटर यूज करता है। अब देखो नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, हमारा कई सारे डिस्ट्रिक्ट ही वाटर स्ट्रेस्ड है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि हम कोई भी सेट नहीं करेंगे, तो ये भी गलत है। और तीसरा, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, इंडिया तो पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जा रहा है। जैसे मुंद्रा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इट इज ओन्ड बाय द अडानी पावर। सो स्टेटमेंट 3 भी गलत होगा, तो इसका आंसर जो होगा डी। और 70 एंड उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए उलबचिया मेथड में मच्छरों का काम होता है कि मच्छर की हम जो वायरल डिजीज है उसको हमें कंट्रोल करना है, और इसलिए इसका आंसर होगा ए। 17 का ए आंसर होगा। ये मच्छरों से रिलेटेड है, मच्छर ना काट पाए आपको, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मच्छर से बच के रहने का। 18 में आ जाते हैं। Spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively, increasing the alkalinity of the oceans by adding lime। तो देखो ये भी सही है क्योंकि बसाल्ट को क्रश करके ना, ये एक वॉल्केनिक जो रॉक है, फील्ड्स को के ऊपर आप स्प्रेड करते हैं, इसको कहते हैं इनहैंस्ड वेदरिंग। तो ये आपका सरफेस एरिया बढ़ा देता है रिएक्शन के लिए, तो ये इससे कार्बन को हम कैप्चर करते हैं। दूसरी चीज़, जब आप लाइम बनाओगे, लाइम ऐड करोगे, तो वहाँ पे फिर जो CO2 के साथ ये रिएक्ट करेगा क्योंकि वो एसिड होता है, CO2 से जो आपका कार्बोनेट आयंस बनते हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब न्यूट्रलाइज करके ये कार्बोनेट आयन बनाएगा। तो इसके चलते क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका जो है हम कार्बन कैप्चर और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ये हेल्पफुल होता है, और सेम चीज़ ये भी वही है, तो ये हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल 3। अब 19 में आ जाते हैं एरियल मेटाजीनोमिक्स। देखो मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एरियल मेटाजीनोमिक्स, इट इज़ कलेक्टिंग DNA सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, ठीक है। तो ये आपको तो पता ही होगा। देखो जीनोम सेंट्रिक मेटाजीनोमिक्स एक फील्ड है जो कि इट इज़ रिलेटेड टू द रिट्रीवल ऑफ जीनोम्स फ्रॉम सैंपल्स
containing a mixture of microbes such as soil, wastewater और gastrointestinal system। तो यहाँ पे देखो इसका आप यूज करते हैं, तो कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन को, इसका ये आंसर होगा। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब इसका जो एप्लीकेशन क्या है, तो इट इज़ यूज फॉर द स्टडिंग द ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग वेरियस स्पेसीज ऑफ फाउना। तो 20 का होगा ए, ठीक है। उसके बाद आता है 21। ये तो देखो यार, ये एनसीईआरटी का ही एग्जैक्टली क्वेश्चन है, तो ये सीधा सीधा इसका ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के लिए ही यूज, मतलब ये लोग थे इसमें थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे इंडिया में। तो 21 का हो जाएगा ए। अब आता है 22 में, देखो बेस नगर तो वैष्णव श्राइन है, सैवैट श्राइन नहीं है, बट इट इज द वैष्णव श्राइन, ये गलत है। बाकी ये दोनों सही मैचिंग है। भजा इज बुद्धिस्ट केव श्राइन एंड सीता नवासल इज जैन केव श्राइन, सो ओनली 2 इज द राइट आंसर। अब 23 पे आ जाते हैं। देखो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे डिक्लेयर किया गया और इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, तो दोनों ही सही है। स्टेटमेंट 1 इज द राइट आंसर, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द राइट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। उसके बाद आता है द नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो देख लो यार, यहां पे ना नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट तो सही है कि भैया आपका 3:2 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली एक स्टैंडर्ड साइज दे रखा है कि इसी साइज का बनाना है। ये आप कुछ भी नहीं है कि 3:2 कुछ कैसे भी बना लो, तो वो गलत है। तो ये स्टैंडर्ड साइज नहीं है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 9 साइजेज उन्होंने दिए हैं जो स्टैंडर्ड है, उसमें से ये नहीं है, तो 1 गलत हो जाएगा, 2 सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, सो इसका आंसर होगा डी। अब 25 पे आ जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स, ये सही है और ये गलत है। ये सीधा सीधा लक्ष्मीकांत से आप क्वेश्चन कर सकते थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब आ जाते हैं इस पे 26। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ये बिल्कुल सही है, लीडिंग एक्सपोर्टर, इट इज इनफैक्ट इज द हाईएस्ट एक्सपोर्टर। स्विट्जरलैंड है द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, ये गलत है लेकिन, क्योंकि जो गोल्ड रिजर्व है वो यूएसए में सबसे ज्यादा है, फिर जर्मनी, फिर इटली। तो इसका आंसर देखो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 26 का है सी। 27 पे आ जाते हैं। तो 27 में देखो 1 करेक्ट है। यूएस और यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अब इसके बाद देखो, ये अंडर द कंट्रोल कभी लाने वाली बात नहीं होती है, कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल नहीं करते, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये अंडर द कंट्रोल कुछ नहीं लाना है भैया, आप कोऑर्डिनेट करोगे, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 27 का सी। 28, अब देखो इंडिया एम कर रहा है, ठीक है, 2027 तक कि हम जो ग्लोबल ट्रेड है 2.1 से 3% के आसपास आएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। और मैनी लोकल कंपनीज है, तो कॉमन सेंस से कर सकते हो भैया, पीएलआई स्कीम शुरू की गई है कि लोकल कंपनीजों को फायदा, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये चीज है। एंड तो इसलिए स्टेटमेंट आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। 28। अब 29 पे आ जाते हैं। 29 को देख लो। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज ए ट्रीटी, इट लिमिट्स, तो ये क्या कहता है ना, डेफिसिट बोलता है 3% तक का ही जीडीपी करना, और नेशनल डेप्ट आप 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तो सही है, बाकी दोनों गलत हैं, तो ओनली 1 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज रिसेंटली, तो देखो ऑल द कंट्रीज ये लिखा ना, यहां से एलिमिनेट कर सकते थे, नॉट ऑल। ऑल कभी जनरली कोई ऐसी चीज नहीं होती कि सारे ही कंट्री ने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो एलिमिनेट हो गया। द ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर स्टेट्स, तो कोई बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है, और ये सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो नन इसका आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं 31 पे, जननी सुरक्षा योजना। अब 31 में देखो क्या है कि जननी सुरक्षा योजना एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है, लेकिन ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में है, तो 1 इज इनकरेक्ट। 2 करेक्ट है भैया, मैटरनल और न्यू नेटल मोर्टेलिटी एमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, इसको बिल्कुल इसको चेक करना है। 3 भी करेक्ट है, लेकिन 4 इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ ना, ये उसके लिए आपका एक स्कीम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये उसका पार्ट है, उसका पार्ट इन्होंने सिमिलर इसमें डाल दिया है। ऑल्दो लोग गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स बनाते हैं कि यूपीएससी वाले बच्चों की हालत तो खराब हो ही जाएगी।
तो 2 and 3 are only correct, 2 and 3 are only correct, 1 and 4 are not correct, so only 2 इसका आंसर होगा। अब आते हैं अनीमिया मुक्त भारत। तो देखो यहाँ पे ना कैल्शियम नहीं देते, ये आपका होता है प्रोफाइलैक्टिक आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। तो ये 6 स्ट्रेटेजीज में ये आपका 1 गलत दिया है इसमें, बाकी तीनों सही है, तो ओनली 3 इज द राइट आंसर। 32 का ये राइट आंसर होगा। अब ये आ जाता है कार्बन फाइबर्स। देखो कार्बन फाइबर यूज होता है ऑटो मोबाइल्स और एयरक्राफ्ट में, क्योंकि वो तो मजबूती भी होती है और उसके अलावा आपका वेट कम होता है, लेकिन रिसाइकलिंग डेफिनेटली पॉसिबल है, तो ओनली 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के किया जा सकता था, यहाँ पे इसका सीधा सीधा ऑल 3 है, क्योंकि एक्सेलेरोमीटर का हर एक जगह यहाँ पे यूज होता है। 34 का आंसर सी होगा। 35 पे आ जाते हैं। तो देखो 35 का जो है वो आंसर बी होगा, बिकॉज बायोफिल्टर्स डेफिनेटली वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं और अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फास्फोरस को बढ़ाता नहीं है ये न्यूट्रिएंट्स कम करता है उसमें से, ताकि क्या कहते हैं पानी साफ रहे, तो इसलिए ये इंक्रीज नहीं होगा, ये गलत है। तो 1 and 2 आर करेक्ट, सो ओनली 2 इज द राइट आंसर। 36 में देखो सेफिट्स और न्यूबेलर की डेफिनेशन जो है ना, इसको इंटरचेंज कर दिया गया, पल्सर इसका सही डेफिनेशन है, तो ओनली 1 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो उसके आता था सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो करेंटली तो देखो 4 ही कंट्रीज हैं जिनके पास मेन नेविगेशन सिस्टम है, उसके अलावा रीजनल नेविगेशन सिस्टम एक इंडिया के पास है IRNSS, उसके अलावा जापान के पास है। तो 37 का जो होगा ना वो डी होगा, क्योंकि इसने भी डेवलप किया है और इसको आप जानते हैं जेनिथ नाम से। 37। उसके बाद आते हैं 38 पे। देखो 38 पे अगेन डेफिनेशन इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स, ये होगा और ये इधर चला जाएगा, तो 1 इज इनकरेक्ट। और अग्नि जो है वो इट्स नॉट द मीडियम रेंज, लॉन्गर रेंज है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो 38 भी गलत है, तो इसका आंसर डी होगा। अब आते हैं 39 पे। 39 पे हम आ जाते हैं मर्करी पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो देखो इसमें ऑल 3 आर करेक्ट। गोल्ड माइनिंग में डेफिनेटली मर्करी पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में भी मर्करी पॉल्यूशन होता है, और अभी तक कोई सेफ लेवल हमने मतलब कोई दिया ही नहीं गया है, तो ऑल 3 आर करेक्ट। अब ग्रीन हाइड्रोजन मैंने देखो कहा था पढ़ने के लिए अपने काफ़ी मतलब अपने मैराथन्स में। तो विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये डायरेक्ट इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबसन, बिल्कुल सही बात है। नेचुरल गैस वगैरह के साथ इसको ब्लेंड कर सकते हैं और हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी यूज हो सकता है, तो ऑल 3 आर करेक्ट। थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्वेश्चन किया जा सकता था। अभी ये होम गार्ड वाला, तो ये देखो ये तो बाउंसर गया है क्वेश्चन, इसका आंसर ओनली 2 होगा ऑल दो, क्योंकि 1 गलत है। होम गार्ड्स आर दिल्ली होम गार्ड्स, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है और ये दोनों आपका सही है, तो उसको देखे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ऑल्दो बस आप इतना समझ लो कि दिल्ली होम गार्ड्स हैज बीन रेज्ड अंडर द बॉम्बे होम गार्ड एक्ट 1947 एज एक्सटेंडेड टू एनसीटी ऑफ दिल्ली 1959। दिल्ली होम गार्ड रूल्स वर फ्रेम्ड इन 1959, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा जाते हैं 42 पे। 42 का जो आंसर है वो बी होगा, ओनली 2। देखो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में मैंने नहीं डिस्कस किया है, मैंने मैच कर लिया था, तो ये ऐसा मैंने इसलिए किया था कि आप ये वीडियो जो है वो थोड़ा शॉर्टर बने। अगर आपको किसी में कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। एनीवेज यहाँ पे जो है 42 का, इसका आंसर बी हो जाएगा, ओनली 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि इंडियन देखो पेयर 1 तो करेक्टली मैच्ड है। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स, अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पब्लिक यूनिफॉर्म और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स आप नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा 2 इज इनकरेक्टली मैच्ड, ये भी आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन ये सही है, क्योंकि देखते ना कि भाई आजकल शादियों में गोली चलाने लगे हैं और क्या कहते हैं दूसरों की लाइफ पे प्रॉब्लम है, तो ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। तो 1 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट, इसका आंसर होगा ओनली 2। अब आते हैं 43। 43 में देखो यार तीनों गलत हैं, ठीक है। ये नॉर्थ कीवू और इटूरी तो कॉन्गो में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये जो है ये देखो क्या है ना कि ये कन्फ्लिक्ट है आर्मेनिया और अजरबैजान के लिए, ये डिस्प्यूटेड रीजन है। और खेसरन और ये जो है
ये आपका क्या कहते हैं, रशिया ने देखो क्या किया था ना कि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का जो पंगा चल रहा है, तो ये रशिया यूक्रेन के पंगे से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा इसका डी 43। अब आते हैं 44 में। 44 में देखो इजराइल के कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो बने हैं, ठीक है। तो इजिप्ट और जॉर्डन ही वो अरब कंट्रीज हैं जिसके साथ इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन बने हैं, लेकिन ये गलत है। देखो अरब पीस इनिशिएटिव ये सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया था, ये तो सही है, लेकिन इजराइल इसको अपोज करता है, इसको साइन नहीं किया है। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर होगा सी, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे 45 जो है, यहाँ पे क्या है ना कि ये ओवर फॉर द 4 ईयर्स, तो ये तो सही है, ठीक है। अर्जुना अवार्ड लास्ट के 4 साल का परफॉर्मेंस देखता है, तो ये 2 गलत हो जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड ये सही है, ऑल्दो देखो यहाँ पे भी 4 साल का, यूपीएससी इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, बट ये स्टेटमेंट अदरवाइज सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। और ये तो देखो गलत है, रिटायरमेंट के बाद से इसका मतलब नहीं है, तो 1 और 3 सही है, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसको यूपीएससी बोलता है ना ये 4 साल वाला काउंट करेगा, क्योंकि जैसे इसमें यहाँ पे वैसे यहाँ पे है 4 साल का पंगा है यहाँ पे, तो अगर उस 4 साल पे यूपीएससी स्टिक करेगा तो वो इसको बोल सकता है ओनली 1, तो थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बट 95% केसेस में ना इसका आंसर होगा बी, ओनली 2, ठीक है। अब आते हैं 46 पे। 46 पे देखो क्या है कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, पहली बार हुआ है चेस ओलंपियाड हमारे यहाँ पे। स्टेटमेंट 2 भी सही है क्योंकि थम्बी हमारा ऑफिशियल मैस्कॉट था। स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना वो है हैमिल्टन रसल कप, और यहां पे जो ये है वेरा मैंचिक कप, तो इनके कप्स चेंज कर दिए गए और इसलिए, और ये दोनों सही रख दिए गए, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। यूपीएससी ऐसे खेलता रहता है कि दो लोगों को भाई आपस में भिड़ा दिए, ठीक है। अब आते हैं 47 पे। तो 47 पे देखो यार कहाँ गया, हाँ 47 देखो डॉनबास तो यार यूक्रेन वाला एरिया है, कैचिन जो है म्यांमार वाला एरिया है, और टिग्री जो है ये तो इथियोपिया वाला एरिया है, तो इसका जो होगा इसका आंसर होगा डी, नन, क्योंकि ये सारे गलत मैच हैं। अब इसके बाद इन द रिसेंट चार्ट गुइना, माली एंड सूडान, इनका इंटरनेशनल अटेंशन इसलिए था क्योंकि भैया यहाँ पे भाई सक्सेसफुल कूप तख्ता पलट हो गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 49 ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग, हर जगह पे यहाँ पे ऑल 3 इसका आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं 50 पे, G20, तो ये सही है। G20 पहले ओरिजिनली था प्लेटफॉर्म फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का। उसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंडिया के G20 की प्रायोरिटीज है, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा सी 50 का। अब 51 पे आते हैं। देखो 51 पे झेलम रिवर पासेस थ्रू उलर लेक, ये तो सही है। अब कृष्णा रिवर फीड्स, डायरेक्टली फीड्स लिखा है ना, इसलिए ये गलत है, क्योंकि डायरेक्टली फीड नहीं करता है इसको, तो ये गलत हो जाएगा। और मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, तो यार देखो ये भी गलत है, क्योंकि इस मियंडरिंग ऑफ एक रिवर, एक बुरही गंडक जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये क्या किया इन्होंने, बुरही गंडक को गंडक कर दिया, इस ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो 2 और 3 आर रॉन्ग, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज द राइट आंसर। अब आते हैं 52 पे। तो देखो ऐसा ना, कमरा जार, इसको इनोर पोर्ट भी कहते थे पहले, इट इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड अंडर अ कंपनी, तो ये बिल्कुल सही है। मुंद्रा पोर्ट इज द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ये भी सही है। और लेकिन विशाखापट्टनम जो है, इट इज नॉट द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ये नावा सेवा है, ठीक है, इट्स द नावा सेवा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये दोनों सही है, तो इसका होगा ओनली 2 पेयर्स, बी इज द राइट आंसर। अब आ जाओ इस पे, देखो ये एनसीईआरटी का सीधा सीधा सवाल है, महुआ और टीक जो है डेसिडिवर्स है, ये साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ओनली 2 इज द राइट आंसर। 54 पे आ जाते हैं, और ये देखिए ये यूपीएस PYQ से ही क्वेश्चन है, क्योंकि टी को पूछता रहता है यूपीएससी, पहले भी आ रखा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वो चीज़। उसके अलावा आप देख लीजिए, इंडिया हैज़ मोर अरेबल लैंड देन चाइना, ये सही है, लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया जो है इंडिया का है वो कम है, रेशियो वाइज इंडिया में कम है। हमारे यहाँ 45% इरीगेशन होता है, चाइना में 67% होता है, तो 2 गलत है, 1 सही है, और एवरेज प्रोडक्टिविटी चाइना की बेटर है, तो ओनली 1 इज द राइट आंसर। इंडिया केवल हमारे पास लैंड ज़्यादा है। 55 यहाँ पे इसका होगा, सीधी सी बात है, देखो मार्सलैंड ये रैन ऑफ कच्छ है, 55 का डी। 56 ये टाइटेनियम के जो हैं ये ओर्स हैं, 56। और 57 पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए कॉन्गो ही फेमस है, 57 का सी हो जाएगा।
58 का कॉन्गो बेसिन का देखो यहाँ पे कैमरून है, ये इसका राइट आंसर है। 59 अमरकंटक, ये सारे ही गलत हैं, इसका हो जाएगा डी, क्योंकि देखो अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्य एंड सतपुरा, ये सह्याद्री नहीं है, सतपुरा है। उसके अलावा ये बिलीरंगन हिल्स ये तुम्हारे कर्नाटका में है, और सतपुरा रेंज जो आपकी सेंट्रल इंडिया में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और शेषाचलम हिल्स ये आपके ईस्टर्न घाट में आते हैं, ठीक है, और इसलिए ये गलत है, तो आपका ये हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 60 पे। व्हाट इज विथ रेफरेंस टू द इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये तो इसका डी था। अब आ जाते हैं यहाँ पे भी देखो इसका आंसर डी होगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये पोरबंदर इन गुजरात टू सिलचर इन आसाम करता है। ये जो ट्रीलैटरल हाईवे है, ये देखो मोरहेर इन मणिपुर तो सही है, लेकिन ये जो है ना, ये माई शॉट है थाईलैंड में, तो ये भी गलत हो जाएगा। और BCIM जो है ये यूपी से मतलब नहीं है, कोलकाता से कनेक्ट करता है कुनमिंग को, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी। 61 पे आ जाते हैं। 61 देखो इसमें क्या है ना, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम दोनों ही टैक्सेबल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब आ जाते हैं 62 पे। 62 पे देखो क्या है ना, पोस्ट पैंडेमिक के बाद बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया ताकि लोग बैंक में पैसा जमा करें। बैंक में पैसा जमा करेंगे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो मार्केट में पैसा कम होगा तो लो पैसा होगा, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, यही खेल खेलते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते। तो 62 का ए। 63 अब कार्बन मार्केट में देखो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट का मतलब नहीं है, तो प्राइवेट टू प्राइवेट होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। और स्टेटमेंट सही है क्योंकि आपस में आजकल ये बहुत चल रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी इज द राइट आंसर। आते हैं 64 पे। ये देखो सीधा सीधा PYQ थीम पे है, कंडक्टिंग OMO स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है, तो इसका ए आंसर होगा। अब आते हैं इस पे 65 पे। कैपिटल मार्केट में केवल आपका गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट यूज होता है, ये दोनों उसका पार्ट नहीं है, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। 66 पे आ जाते हैं स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, इसका आंसर सीधा होगा। बहुत सारे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, आते हैं आपस में मिल जाते हैं और क्या कहते हैं, अपने जो ऑपरेशन है उसको हार्मोनाइज करते हैं ताकि उनकी बेटर बार्गेनिंग कैपेसिटी हो सके और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सके, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। अब आते हैं 67 पे। ये मैंने बोला था तैयार करने के लिए। खैर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर नाइजर सीड्स, ये बिल्कुल सही है। नाइजर खारिफ क्रॉप की तरह कल्टीवेट होता है, ये भी सही है। और कुछ लोग कुछ ट्राइबल्स है, देखो सम जनरली जो सम वर्ड है ना, यहाँ पे जनरली सही होता है अगर सम वर्ड आ गया तो, क्योंकि चांसेस पॉसिबिलिटी वाली बात होती है। तो ऑल 3 इज द राइट आंसर। 67 का सी होगा। 68 पे आ जाते हैं। 68 पे देखो इनटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, इनटेंजिबल ब्रांड रिकॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, इसको आप टच नहीं कर सकते। इन्वेंट्री को आप टच कर सकते हो, सीधा से यहां से करके 1, 3 एंड 4, तो ओनली 3 इज द राइट आंसर। अब आते हैं इस पे 15th फाइनेंस कमीशन के लिए मैंने बताया था, तो देखो इसमें क्या है कि इसका ओनली 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इसका वो है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, तो ये 3 इसका सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। उसके अलावा आ जाते हैं 70 के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसका पार्ट है S3I का। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इज नॉट इट्स पार्ट, तो ओनली 3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 70। 71 पे आ जाते हैं, तो यहां पे देखो क्या है ना, इसका आंसर सी होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि देखो क्या है ना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए तो 3 से 5% ही काफी है इनरिचमेंट, 60% की रिक्वायर्ड नहीं है। और इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट, तो डिपेंड्स अपॉन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब देख लो, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये बिल्कुल सही बात है। दे आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलेशिया, वेलेशिया एंड अमेरिका, तो ये सही है। बट ये जो लिखा ना थ्राइव ओनली, ये आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। ओनली वाला स्टेटमेंट गलत है, तो 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, सो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर इसका होगा 72 का। अब 73 पे आ जाते हैं, इन्वेसिव स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये इसका IUCN आंसर है, ए इज द राइट आंसर।
इसके बाद आ जाते हैं, देखो लॉयन टेंड मैकाऊ, ये डायगोनल प्राणी है, बाकी दोनों रात को घूमते हैं, नॉक्टर्नल हैं, तो इसलिए ओनली 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है वैगल डांस। देखो डांस की जहां तक बात आती है तो आपको पता है हनी बी अगर डांस वांस करती हैं तो ये हनी बी इसका आंसर है, 75 का सी। अब आते हैं 76। तो सम, अब देखो सम वर्ड से इसको आप कर सकते थे ऑल 4 आर करेक्ट, क्योंकि जनरली जब हम सम लिखते हैं तो हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो पॉसिबिलिटी इतनी सारी प्रकृतियों ने हमें दे रखी ना कि हर एक चीज पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये यहाँ पे एलिमिनेशन एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन का सही यूज, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं करना था, आप उसको राइट यूज करना था कॉमन सेंस का कि सम वर्ड है तो आप इसको कर सकते हैं। 77 इंडियन स्क्विरल्स के बारे में आ जाते हैं, तो ऑल 3 आर करेक्ट। तो ये अपनी नेस्ट बनाती हैं ग्राउंड में, उसके अलावा अपना फूड भी स्टोर करती है और ये ओमनीवोरस होते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, फलपत्ती भी खाते हैं, फलपत्ती। 78 में आ जाते हैं कुछ माइक्रो, अब ये देखो सम आ गया, सम है तो सब सही होगा, ऑल 3 आर करेक्ट, क्योंकि ये देखो ये चीज है ना हैबिटेट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप हैबिटेट्स वाला मतलब जो आपकी क्लास 12th की बुक है वो आपने सही से पढ़ी तो आराम से ये क्वेश्चन कर सकते थे, ऑल 3 आर द करेक्ट। उसके बाद आते हैं इसमें औरंगुटान। औरंगुटान थोड़ा सा इंसानों जैसा बिहेव करता है, स्क्रैप स्टिक लेके कीड़े निकाल के खाता पीता रहता है, तो औरंगुटान इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। उसके अलावा फिर आ जाते हैं 80 पे। 80 पे देखो ये ऑल 4 आर करेक्ट, इन हर एक जगह पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। अब आते हैं 81 पे, ये होगा इसका आंध्रा, ठीक है, धन्य कटक का आंसर होगा आंध्रा। उसके बाद देखो स्टूपा पहले से था, बुद्धिस्ट इन ओरिजिन नहीं है, बुद्धिस्ट से पहले भी चला आ रहा था लेकिन बुद्धिस्ट में से फेमस हुआ, ठीक है, अर्लियर चला आ रहा था, मेसोलिथिक साइट्स पे भी हमारे स्टूपाज हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी दोनों सही हैं, द स्टूपाज आर जनरली द रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, स्टूपा वोटिव एंड कम्युनिटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं 83 पे, ये सारे पोर्ट थे, कुरकई, मुचरी, पुमपुहार, ये पोर्ट थे, 83 इज द राइट आंसर। 84 पे आ जाएं तो ये होगा वटा किरुटल, ए किंग डिफीटेड इन द बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, इसका डी होगा। इस पे आ जाते हैं तो देखो ये है ना, यहाँ पे सारे गलत है क्योंकि होयसाल जो थे वो 10th से 14th सेंचुरी थे, गहाडवाला ये 11th से 12th सेंचुरी पे थे, ककतिया ये 12th से 14th सेंचुरी थे, यादव मेडिवल थे, तो इसका आंसर होगा नन, डी इज द राइट आंसर। अब लिटरेरी वर्क पे आ जाते हैं, देखो देवी चंद्रगुप्तम, इसको विशाख दत्त ने लिखा था। हमीर महाकाव्य, ये तो सही है, न्यायचंद्र सूरी इज द राइट आंसर। मिलिंदा पन्हो, देखो ब्रिटानिका पे तो लिखा हुआ है कि अननोन ऑथर है, ठीक है, ऑल्दो ये डायलॉग है बिटवीन मिनांडर एंड नागार्जुना, नागार्जुना का दूसरा नाम नागसेन भी था, तो नागार्जुना उन्होंने लिखा नहीं है, ये आपका मिलिंदा पन्हो जो है ये अननोन ऑथर है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा नीतिवा क्या मित्रा अमृता, ये सोमदेव सूरी होगा इसका, तो लाइक 1 and 4 इज द राइट आंसर, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। ये सोल्स का देखो थोड़ा सा भी जैन के बारे में ढंग से पता है तो ये आराम से बी से कर सकते थे, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 87 एनसीईआरटी से भी कर सकते थे, और जिन्होंने आपके मतलब नोट्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो नोट्स में भी आपको जनरली ये चीजें मिल जाएंगी। एल बासम में भी ये स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। 88 which among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river, तो इसका आंसर होगा देवराय 1। which of the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese, इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह ने ये किया था। उसके अलावा ये देखो ये सीधा सीधा लक्ष्मीकांत सा उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द इसेंस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, देखो यार यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लक्ष्मीकांत में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है राइट टू लाइफ एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनमें इनका केस में राइट टू लाइफ एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी डिप्राइव्ड बाय ए लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इज रीजनेबल जस्ट एंड फेयर। तो देखो कुछ लोग फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ बोल रहे हैं, कुछ लोग द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो बी शुड बी द राइट आंसर, ऑल्दो डेफिनेटली इसका जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ शुड बी फेयर, बट इंडिया में क्या होता है ना, हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, अगर आपने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ अपने कर रहे हैं क्योंकि हम यही फॉलो करते आए हैं,
तो ये चीज सही हो जाएगी। तो बी इज द राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग 91 का। ठीक है, और ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कुछ लोग ये डेफिनेटली बोले तो इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, बट 90% केसेस में देखना आप आंसर बी ही होना है। 92, in India, prisons are managed by state government with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. तो इसका 1 is the right answer, और ये गवर्न होता है इससे। तो देखो दोनों ही सही है, both 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for statement 1. अब आते हैं 93, क्वेश्चन नंबर 93 पे, what is the chief purpose of the constitution of India? तो it defines and limits the power of the government, ये सही है 93 का C। 94 पे आ जाते हैं, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड। तो ये होगा फर्स्ट अमेंडमेंट। कहीं कहीं पे 42nd 44 दिया, वो गलत है। फर्स्ट अमेंडमेंट ही लाया गया था ताकि जो आपका 9th शेड्यूल होगा में जो चेंज 9th शेड्यूल भी इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, क्योंकि लोग पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट होगा, तो वहां पे गवर्नमेंट ने इसको नलीफाई करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट लाया था। तो 94 का स्टेटमेंट 1 इज द राइट आंसर। 95, इसका देखो सीधा सीधा लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, 95 का 1 होगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बाकी नहीं होंगे। 96 में आ जाते हैं, तो 96 का होगा डन। इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट बिकम इनवैलिड। नहीं, वो वैलिड रहेंगे, ये गलत है। Election to the post of the president of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and election, ये गलत है। और बिल प्रेजेंट किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया जाता है, उसकी मर्जी है प्रेसिडेंट की। तो इसका आंसर हो जाएगा नन इज द राइट आंसर। 97 पे आ जाते हैं, फाइनेंस बिल। देखो मनी बिल और फाइनेंस बिल जब में एक दो चीजें सिमिलरिटी है, बाकी फिर ये फाइनेंस बिल एक ऑर्डिनरी बिल की तरह कंसिडर होता है। ठीक है, तो व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ये बिल्कुल सही बात है, अमेंड भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। मनी बिल को लेकिन अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकता है, रिकमेंडेशन जरूर कर सकता है, लेकिन अगर फाइनेंस बिल पे है, ठीक है, क्योंकि मनी बिल में तो ज्वाइंट सिटिंग मतलब ही नहीं, क्योंकि लोकसभा इज सुप्रीम इन दैट केस, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग फाइनेंशियल बिल के लिए जरूरी है। तो ये बिल्कुल सही है, लक्ष्मीकांत से सीधा उठाया क्वेश्चन है, तो ऑल 3 आर करेक्ट। अब आते हैं 98 पे। 98 का देखो होगा सी। तो देखो द चीफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी, ये गलत है। कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी इज द गवर्निंग अथॉरिटी, ये गलत हो जाएगा, 1 इज इनकरेक्ट। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, क्योंकि कम्युनिटी रिजर्व है तो हंटिंग होगा तो आपको ऐसे ही अलाउ नहीं करेंगे। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, डेफिनेटली कलेक्ट कर सकते हो। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जनरली कहीं मना नहीं करते, ठीक है। तो इट्स ओनली 3 इज द राइट आंसर, बस ये चेंज है। 99 पे आ जाए शेड्यूल्ड एरियाज में। शेड्यूल्ड एरियाज में देखो इसका आंसर होगा ओनली 2, ठीक है। विद इन द स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सही है, गवर्नर नहीं है, प्रेसिडेंट ही है, सही है ये। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक, उसको तालुक भी कहते हैं, तो ये भी सही है। द चीफ मिनिस्टर लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं देता, गवर्नर देता है प्रेसिडेंट को, तो 3 गलत होगा, 1 and 2 सही होगा, तो इसलिए ओनली 2 इज द राइट आंसर। इसके बाद लास्ट है स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट में बोला है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो 16(4) में है, दे आर लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एफिकेसी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, और 335 लेकिन एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 is correct and 2 is incorrect. So this was all for this paper D, मतलब for this set D। देखो यार पेपर तो हो गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मेरे हिसाब से अगर 85 के आसपास आ रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए। 20 दिन अपने खराब मत करो, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी सी डाउन डेफिनेटली जा सकती है, तो 85 to 88 ही रहनी है कट ऑफ। पेपर वॉज ऑन द टफर साइड, तो आई बिलीव 85 से 88 के आसपास ही रहेगी। तो अगर आपके 85 तक आ रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द मेंस, बिना सोचे समझे। टाइम वेस्ट मत करना, टेंशन लेके वो मत करना। आप आंसर की से मैच करके बताना आपके कितने आ रहे हैं। आप चैनल पे भी पोस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर नहीं हुआ है तो यार घबराने की जरूरत नहीं है, 2024 है, फ्री मैराथन फॉलो करो या पेड करो, जो भी करना है कर लो, लेकिन मैराथन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आई होप
और अभी 2-3 दिन या चिल करो, रिलैक्स करो, इतना टेंशन मत लो, हो गया पेपर ख़त्म, 2-3 दिन रिलैक्स करो, अगर हो रहा है तब भी, नहीं हो रहा है तो तब भी, और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि यूपीएससी आपकी लाइफ से बढ़कर नहीं है, आपकी लाइफ बड़ी है, इस चीज़ को हमेशा समझना। तो अगर आपने पेपर किया है और आपने जान लगा के तैयारी की है, तो जो होगा उसको एज अ सोल्जर, एज अ वॉरियर एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट। दिस वॉज द डिस्कशन फॉर द पेपर फॉर द सेट डी ऑफ यूपीएससी 2023। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह।